नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अनु मैम की क्लास में। आज हम चर्चा करेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में। जानेंगे क्या है समावेशी शिक्षा या क्या आवश्यकता है इसकी और महत्व क्या है इसका। बात करेंगे नॉर्मल चाइल्ड और स्पेशल चाइल्ड के बारे में। विशिष्ट बालक या स्पेशल चाइल्ड को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। टाइप्स ऑफ एजुकेशन को समझेंगे और जानेंगे क्या डिफरेंस है इंटीग्रेटेड और इंक्लूसिव एजुकेशन में। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक RPWD एक्ट 2016 को समझेंगे। किसी भी टीचिंग एग्जाम्स में मल्टीपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को या इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को नोट करते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के थॉट के साथ। हौसला कम न होगा तेरा तूफानों के सामने, मेहनत को इबादत में बदल कर तो देख। खुद ब खुद हल होंगी जिंदगी की मुश्किलें, बस खामोशी को सवालों में बदल कर तो देख। जी हाँ, जब भी आप अपने किसी लक्ष्य को पाने के लिए अपनी मेहनत को इबादत की तरह करते हैं, एक जुनून की तरह करते हैं, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप हासिल ना कर पाएँ। ज़रूरत है तो बस एक दृढ़ संकल्प की। तो समझते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। Combining children with average abilities and children with special needs in the same classroom. यह inclusive mean all caste, religion, gender, abilities, learning and working together. मतलब समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षण प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसका उद्देश्य है कि हर बच्चे को शिक्षा के समान अवसर देना और उनकी पूरी भागीदारी के लिए एक ऐसे माहौल का निर्माण करना जिससे कि उनमें आत्मविश्वास का निर्माण हो सके। मीन्स जैसे कि हम सभी लोग एक दूसरे से अलग हैं, दिखने में अलग हैं, एक दूसरे से आर्थिक स्तर में अलग हैं, सामाजिक स्तर हमारे अलग अलग हैं, लेकिन जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि यह इंक्लूजन है, यह समावेशन है हम सभी का, अलगाव नहीं करती है ये। जब आप सभी की क्वालिटीज़ को या उनके डिफरेंसेस को साथ लेकर सबको इंक्लूड करते हुए चलते हैं, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर ने भी बोला है कि द प्रॉब्लम इज़ नॉट टू वाइप आउट द डिफरेंसेस बट हाउ टू यूनाइट विद डिफरेंसेस इंटैक्ट। मीन्स समस्या ये नहीं है कि आप डिफरेंसेस को कैसे ख़त्म करेंगे, बल्कि प्रॉब्लम ये है या चैलेंज ये है कि अपने डिफरेंसेस के बावजूद हम कैसे संगठित होकर काम करें। चाहे वो किसी भी तरह की विभिन्नताएं हों, उन सबको साथ लेते हुए हमें काम करना है। RTE एक्ट में भी इंक्लूसिव एजुकेशन पर ही जोर दिया गया है। एज अ टीचर हमें खुद में वो पर्सपेक्टिव डेवलप करने हैं जिससे हम सभी बच्चों को एक साथ लेकर उनको शिक्षित कर पाएँ, उनकी विभिन्नताओं को साथ लेते हुए एक ऐसा टीचिंग प्लान तैयार कर पाएँ जिससे कि सभी उसका बेनिफिट ले सकें। वैसे भी अलगाव प्रकृति के नियम के विरुद्ध है, जैसे कि सूरज की रोशनी सबके लिए बराबर है, रात सभी के लिए बराबर है, हवा सभी के लिए बराबर है, तो फिर हम कैसे लोगों के बीच में अंतर कर सकते हैं, या वो किसी भी प्रकार के डिफरेंसेस हो, जाति हो, धर्म हो, लिंग हो, किसी भी आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते उनके साथ। तो मतलब कह सकते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन किसी स्पेशल क्लास को स्वीकार नहीं करती, बल्कि इसके अनुसार सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा प्रदान करने का अधिकार है। नीड और इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें तो विशेष विद्यालय या स्पेशल स्कूल जो होते हैं वो मोस्टली शहरों में होते हैं। इसी कारण जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो अपने बच्चों को वहाँ नहीं भेज पाते। तो यह इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत यूज़फुल होती है क्योंकि ये सभी बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराती है, सभी को मुख्य धारा में जोड़ने का काम करती है, और इसके द्वारा जो बच्चे हैं वो खुद को अलग न मानकर दूसरे बच्चों के साथ एक्टिविटी के थ्रू जल्दी सीखते हैं और ज़्यादा सीखते हैं। इसमें उनके पेरेंट्स को भी इंक्लूड किया जा सकता है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ चिल्ड्रन की अगर हम बात करें तो दो तरह के बच्चे हैं, नॉर्मल चिल्ड्रन और स्पेशल चिल्ड्रन, यानी सामान्य बालक और विशिष्ट बालक। सभी बच्चे एक दूसरे से अलग होते हैं, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो। कुछ छोटे हैं, कुछ कमज़ोर हैं, कुछ बलशाली हैं, कुछ की लर्निंग कैपेसिटी अच्छी होती है, जो भी वो सीखते हैं उनका सामान्यकरण भी कर लेते हैं अपनी रियल लाइफ में। तो जबकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि कई बार उनको प्रैक्टिस कराई जाती है फिर भी वो सीखने में डिफ़िकल्टी फील करते हैं। तो जहाँ पर बच्चे आपस में उनमें अंतर कम हो, वो शारीरिक रूप से भी लगभग एक जैसे हों, उनकी लर्निंग कैपेसिटी या उनकी सीखने की क्षमता लगभग इक्वल हो, उनका मेंटल लेवल एवरेज हो, उनकी सोशल बिहेवियर भी नॉर्मल हो,
और कम्युनिकेशन वो ठीक से कर पाते हों, इमोशनली भी बैलेंस्ड होते हैं और किसी भी नॉर्मल स्कूल में एजुकेशन ले पा रहे हैं नॉर्मली, तो उन बच्चों को नॉर्मल चिल्ड्रन या सामान्य बालक कहेंगे हम। ओके। अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपनी किसी शारीरिक अपंगता के कारण, मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी है उनमें, सीखने की अयोग्यता है, बौद्धिक पिछड़ापन है उनमें, भावात्मक और व्यवहारिक रूप से भी उनमें कुछ विकार हैं, उनकी कम्युनिकेशन करने में या लैंग्वेज में, उनके बोलने में प्रॉब्लम है, या फिर वो बहुत ज़्यादा जीनियस हैं या हाइपर एक्टिव हैं या फिर क्रिएटिव हैं, मीन्स सृजनात्मक हैं, तो ये सभी बच्चे आएंगे स्पेशल चाइल्ड या विशिष्ट बालक की कैटेगरी में। ओके। अगर क्लासिफिकेशन ऑफ द स्पेशल चिल्ड्रन की हम बात करें, यानी वर्गीकरण की बात करें, तो मेंटली एक्सेप्शनल, फिजिकली एक्सेप्शनल, सोशली एक्सेप्शनल और एजुकेशनली एक्सेप्शनल भागों में इनको बांटा गया है। अगर मानसिक रूप से विचलित बच्चों की हम बात करते हैं, तो मानसिक रूप से विचलित बच्चों में वो बच्चे आते हैं जिनका जो मंदबुद्धि होते हैं या सृजनात्मक होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं। मंदबुद्धि बच्चे वो कहलाते हैं जिनकी IQ औसत से भी कम होती है, और प्रतिभाशाली बच्चे वो होते हैं जिनकी IQ 120 से ज़्यादा होती है। ये विलक्षण बुद्धि वाले बच्चे होते हैं जो हाई लेवल की एबिलिटी रखते हैं। सृजनात्मक या क्रिएटिव बच्चे वो होते हैं जो विलक्षण प्रतिभा वाले बच्चे होते हैं। ये एक ही मतलब टाइम में बहुत सारी डायरेक्शन में, बहुत सी दिशाओं में सोच सकते हैं, कई कामों को एक ही टाइम में आसानी से कर लेते हैं। इन्हीं के साथ और इसी के साथ जो बच्चे ऐसे होते हैं जो नॉर्मल चीज़ों से भी कोई मीनिंगफुल चीज़ बना देते हैं। कई रिसर्चेस में पाया गया कि ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि हर क्रिएटिव बच्चे का IQ हाई हो, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा भी क्रिएटिव हो सकता है। या हम कह सकते हैं कि इस कैटेगरी में ऐसा नहीं है कि वही बच्चे आएंगे जो मानसिक रूप से कमज़ोर हों, बल्कि वो भी आते हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा तेज होते हैं और समझदार होते हैं, वो भी हम मानसिक रूप से विचलित या मेंटली एक्सेप्शनल कैटेगरी में रखेंगे। नेक्स्ट है फिजिकली एक्सेप्शनल, यानी शारीरिक रूप से भिन्न बच्चे। तो इसमें आएंगे वो बच्चे जो कि जिनका डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाता किसी भी बीमारी की वजह से, जैसे कि पोलियो है, लकवा है, दृष्टिबाधित हैं, सेरेब्रल पाल्सी है, मिर्गी है, पैराप्लेजिया है, बहुत से रोगों से ऐसे ग्रस्त बच्चे इसके अंदर आते हैं। फिर उसके बाद है सोशली एक्सेप्शनल, यानी सामाजिक रूप से भिन्न। तो वो बच्चे लिए जाते हैं इसमें जिनका समाज में ठीक से समायोजन नहीं हो पाता, जैसे कि संवेगात्मक रूप से परेशान बच्चे हैं, या वंचित वर्ग के बच्चे हैं जिनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती, जिससे उनकी एबिलिटीज़ डेवलप नहीं हो पाती हैं। प्रॉब्लम चाइल्ड इसके अंदर लिए जाते हैं, बाल अपराधी इसमें आते हैं, या तिरस्कृत बच्चे सभी इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। फिर एजुकेशनली एक्सेप्शनल की, यानी शैक्षिक रूप से भिन्न बच्चों की अगर हम बात करें, तो इसमें बहुत होशियार बच्चे भी आते हैं और पिछड़े बच्चे, या लर्निंग डिसेबिलिटी हो किसी में, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में किसी में, या फिर कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो, या बच्चा स्लो लर्नर है, तो वो सभी शैक्षिक रूप से भिन्न बालकों में आते हैं। नेक्स्ट लेते हैं टाइप ऑफ एजुकेशन। तो टाइप ऑफ एजुकेशन, यहाँ 3 टाइप ऑफ एजुकेशन की बात की गई है। एकीकृत शिक्षा, समावेशी शिक्षा और विशिष्ट शिक्षा, यानी इंटीग्रेटेड एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन और स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन कब दी जाती है? जब बच्चे इंडिविजुअल, उनमें जो डिफरेंसेस हैं वो इस सीमा तक हों कि वो रेगुलर स्कूल की जो क्लासेस हैं उससे कुछ सीख नहीं पा रहे हैं, मतलब उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं वो, और उनको स्पेशल क्लास की ज़रूरत है। तब हम इस टाइप की जो शिक्षा देते हैं तब उसको हम स्पेशल एजुकेशन कहते हैं। ओके। इंटीग्रेटेड एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं, तो इंटीग्रेटेड एजुकेशन वो है कि एडमिशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज इन अ रेगुलर स्कूल विदाउट मॉडिफाइंग द एग्जिस्टिंग सिस्टम। मीन्स इसमें डिसेबल्ड चाइल्ड को नॉर्मल बच्चों के साथ तो शिक्षा दी जाती है, लेकिन सिस्टम में कोई चेंज नहीं होता या कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया जाता, यहाँ बच्चे को ही ट्रेन किया जाता है। स्टूडेंट आर एक्सपेक्टेड टू सूट द एग्जिस्टिंग एजुकेशनल सिस्टम, यानी बच्चे को ही ट्रेंड करना है कि वो सिस्टम में फिट हो जाए, लेकिन सिस्टम में कोई चेंज नहीं किया जाएगा। बच्चे को आप किसी भी थेरेपी के थ्रू ट्रेंड करें या फिर उसे कोई भी इक्विपमेंट प्रोवाइड करा के उसको ट्रेंड करें ताकि वो उस सिस्टम में फिट हो जाए। जबकि इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या है,
ये राइट टू एजुकेशन पर बेस होती है। यहाँ बच्चे को इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बेस पर एडमिशन तो दिया जाएगा, एक रेगुलर स्कूल में दिया जाएगा, लेकिन यहाँ क्या होगा, शैक्षिक वातावरण को बच्चे की आवश्यकता के अनुकूल बनाया जाता है। मतलब आप उसको ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराते हैं जो भी उसकी नीड है, मीन्स सिस्टम को ही आप चाइल्ड फ्रेंडली बनाएंगे, या कह सकते हैं कि यहाँ जो सिस्टम होता है इंक्लूसिव एजुकेशन में वो फ्लेक्सिबल होता है। फॉर एडिशनल सपोर्ट द चाइल्ड इज प्लेस्ड इन अ रिसोर्स रूम, यानी इंटीग्रेटेड एजुकेशन में या एकीकृत शिक्षा में बच्चे को एक अलग क्लासरूम में भी रखा जाता है। और इंक्लूसिव जो एजुकेशन है इसमें क्या होता है कि यहाँ उसके जो सभी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो उसी की क्लासरूम में प्रोवाइड कराई जाएंगी, अलग से क्लासरूम में उसको नहीं रखा जाएगा। फिर है द इनएडुकेसीज ऑफ द स्टूडेंट आर हाईलाइटेड इंटीग्रेटेड एजुकेशन में, यानी जो एकीकृत शिक्षा है यहाँ बच्चे को एक समस्या के रूप में देखा जाता है, और जबकि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है या जो समावेशी शिक्षा होती है यहाँ उसके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को या उसकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को एक अवसर के रूप में लिया जाता है और उसको कभी भी अलग फील नहीं कराया जाता। राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016 यानी RPWD एक्ट 2016 की अगर हम बात करते हैं तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत आता है, या सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय लागू करता है इसको, और ये रिप्लेस करता है PWD एक्ट 1995 को। इसमें 60 डिसेबिलिटीज़ थी, लेकिन अब इसमें 14 और नई डिसेबिलिटीज़ को जोड़ दिया गया है, तो अब ये 21 हो गई हैं। ये 15 जून 2017 को लागू हुआ था और लगभग 70 से 100 मिलियन लोग इसका लाभ ले रहे हैं। 1995 के एक्ट के मुकाबले ये एक्ट यानी RPWD एक्ट 2016 बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, बहुत ज़्यादा सुविधाजनक है। इसमें जितनी भी पब्लिक प्लेसेस हैं उन सभी को डिसेबल्ड फ्रेंडली बनाने पर जोर दिया गया है, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, हॉस्पिटल हो या स्कूल हो, सभी जगह रैंप बना दिए गए हैं। बसेस में भी सीट्स का रिजर्वेशन कर दिया गया है ताकि वो भी और लोगों की तरह कहीं भी आ जा सकें। एटलीस्ट 40% डिसेबिलिटी होनी चाहिए पर्सन में, तभी वो इन सभी बेनिफिट का लाभ ले पाएगा। RTE के थ्रू 6 से 18 साल तक के फ्री एजुकेशन का लाभ मिलेगा डिसेबल्ड पर्सन को। अगर कोई भी इनका हनन करता है तो उसके लिए सज़ा का भी प्रावधान है। और गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन को 4% कर दिया गया है। पहले ये 1995 वाले एक्ट में 3% था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 4% कर दिया गया है। और हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में 5% सीट्स का रिजर्वेशन कर दिया गया है स्टूडेंट्स के लिए। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का राइट प्रोवाइड कराती है ये सभी डिसेबल्ड पर्सन को। और 7 डिसेबिलिटीज़ जो PWD एक्ट 1995 के अंतर्गत थी वो थी ब्लाइंडनेस, लो विजन, लेप्रोसी क्योर्ड, हियरिंग इम्पेयरमेंट, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, मेंटल रिटार्डेशन और मेंटल इलनेस। अब 14 और जोड़ने के बाद ये 21 हो गई हैं, जो हैं ब्लाइंडनेस, लो विजन, लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, डॉर्फिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मेंटल इलनेस, सेरेब्रल पैल्सी, specific learning disabilities, hearing impairment, hard of hearing, muscular dystrophy, acid attack victim, Parkinson's disease, multiple sclerosis, thalassemia, hemophilia, sickle cell disease, autism, chronic neurological conditions, multiple disabilities including deaf blindness। ये सब याद रखनी होंगी क्योंकि क्वेश्चंस में पूछ ली जाती हैं कौन सी नई ऐड हुई हैं या फिर कौन सी इसके अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है, अगर हम बात करते हैं तो पहली बार ऐसा हुआ है कि इसमें भाषण और भाषा विकलांगता को जोड़ा गया है। एसिड अटैक विक्टिम्स को भी इसमें शामिल किया गया है ताकि ये लोग भी समाज में सभी के साथ मिलकर समान रूप से अपने राइट को, अपने अधिकारों का आनंद ले सकें। और 3 ब्लड डिसऑर्डर्स को, जैसे कि थैलासीमिया है, हीमोफीलिया और सिकल सेल डिजीज़, इनको भी इसमें शामिल किया गया है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये एक्ट डिसेबल्ड पर्सन के अधिकारों को पूरा उस पर ध्यान देता है, चाहे वो समानता का अवसर का अधिकार हो, संपत्ति का अधिकार हो। ये एक्ट हर जगह पर दिव्यांगों के अधिकारों की सुरक्षा को बयां करता है। आशा करती हूँ कि आप सब लोगों को समझ आया होगा। यदि कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, और अगर समझ आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। धन्यवाद।